आज ईरान पर और बड़े हमले हुए हैं। अमेरिका का ईरान के पोर्ट सिटी पर अटैक हुआ है। 9 ईरानी ड्रोन को मार गिराने का दावा किया गया है। अमेरिका और बहरीन की फोर्स ने ईरानी ड्रोन्स को मार गिराया है। यानी लगातार जीसीसी देशों को ईरान की तरफ से टारगेट करने की कोशिश हो रही है। और इतना तो साफ है कि हॉर्मुज स्ट्रेट में तनाव बढ़ता हुआ दिख रहा है। पहले हॉर्मुज स्ट्रेट खुला, राहत की सांस सभी ने ली, लेकिन अब एक बार फिर से तनाव बढ़ गया है। ईरान ने अमेरिकी बेस पर हमले का दावा किया है। अमेरिका का दावा है कि ड्रोन हमले नाकाम किए गए हैं, लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए ईरानी ड्रोन। तो एक तरफ IRGC की तरफ से दावा किया जा रहा है कि अमेरिकी बेसिस को टारगेट किया गया है, दूसरी ओर लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए ईरानी ड्रोन, ऐसा अमेरिका की तरफ से दावा किया गया। तो अरब में फिर सीज फायर हो रहा है। अमेरिकी सैन्य अड्डों पर हुए हमलों से पहले 24 घंटे में क्या क्या हुआ, ये भी आप जान लीजिए। ईरानी सैन्य ठिकानों पर अमेरिका की सेंट्रल कमांड ने एयर स्ट्राइक की। टारगेट क्या क्या था? सर्विलांस इंफ्रास्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन सिस्टम, एयर डिफेंस साइट, ड्रोन स्टोरेज और कोस्टल एरिया। सीज फायर को कैसे तार तार किया गया है? ईरान का जवाब क्या है? बहरीन पर ड्रोन दागे गए, अमेरिकी लिंक वाली साइट पर हमला हुआ, कार्गो जहाजों पर अटैक हुए। आगे क्या है? आगे बड़ा युद्ध होने का खतरा है और ब्रिगेडियर शरदेंदु, इस वक्त दुनिया भी इसी बात से डर रही है, क्योंकि एक राहत की सांस ली गई थी। हॉर्मुज स्ट्रेट खुल गया था, जहाजों की आवाजाही धीरे धीरे करके सामान्य करने की कोशिश की जा रही थी, और तभी अचानक यह खबर आती है, पहले ईरान का कुछ शिप पर हमला और उसके बाद अमेरिका की तरफ से ताबड़तोड़ हमले। अब ईरान पूरी ताकत के साथ रिटेलिएट करता हुआ नजर आ रहा है। जीसीसी देशों में अमेरिकन बेसिस को निशाना बना रहा है। ऐसे तो तनाव बढ़ता ही जाएगा और फिर दोबारा जंग शुरू होने का खतरा बढ़ जाएगा। सर देखिए, ये जो मैडनेस उस इलाके में है, ये रुकनी चाहिए, ऐसा सभी का मानना है। और ये वायलेंस फॉर वायलेंस किसी चीज़ का आंसर नहीं है, जो कि JD वेंस ने बोला है। मेरा मानना है कि ईरान को कार्गो शिप को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए था। उसको आप कन्फिस्केट कर लेते, पकड़ लेते, उसको चेकिंग कर लेते, क्योंकि आज की डेट में ईरान का संशय है क्या? वो चाहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिका की दखल ना हो, अमेरिका किसी तरीके से उसमें इन्ग्रेस ना कर सके। तमाम तरीके का जो उसका इंटेलिजेंस सेटअप है, सर्विलेंस नेटवर्क है, कमांड सेंटर है, वो इंटैक्ट है, जिससे वो इस इलाके को मॉनिटर कर सके। क्योंकि आज की डेट में रडार पे है और अमेरिका लगातार कोशिश कर रहा है कि अपने जंगी बेड़े द्वारा, छोटी छोटी बोट द्वारा उस इलाके पे कब्जा करे, जिससे कि आगे आने वाले दिनों में अमेरिका जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में दबता है, वो आगे बढ़ के उस पर अपना मिलिट्री डोमिनेंस कर सके। और इसी को IRGC चेक कर रहा है। यहाँ पे पेंच फंसता है कुल मिला के। देखिए, टॉक तो चलती रहेगी 60 दिनों तक। ये तमाम इश्यूज हैं जिसमें न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, न्यूक्लियर एनरिचमेंट और कैसे बैलिस्टिक प्रोग्राम उसके रोक लगाएंगे, प्रॉक्सीज का क्या होगा, ये सारी चीजें डिस्कस होंगी। लेकिन मुद्दा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का, जिससे वर्ल्ड की इकोनॉमी अफेक्टेड होती है, अमेरिका बैकफुट पे आता है और ईरान डिक्टेटिंग टर्म्स में जाता है। तो इसको कहीं ना कहीं अमेरिका काउंटर करना चाहता है, इसी वजह से IRGC के एक्शन है। तो एक तरीके से आपको एक स्टेलमेट वाली सिचुएशन में जाना पड़ेगा और इसका सोल्यूशन निकलेगा जबकि ब्लॉकेड और तमाम जंगी बेड़े वहां से विड्रॉ करेंगे, नहीं तो ऐसी ही सिचुएशन बनी रहेगी। और IRGC को भी थोड़ा मैच्योरिटी के साथ काम करना पड़ेगा। आप सर्विलेंस करिए, आप अपना लेन बनाइए, मॉनिटरिंग करिए, लेकिन आप किसी कार्गो शिप को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। लगातार जिस तरीके से फायरिंग चल रही है, तमाम एनर्जी का लॉस और साथ में जो वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन का दौर आया था, एक राहत की सांस ली थी, लेकिन आप बैक टू स्क्वायर वन होते चले जा रहे हैं। तो ये चीजें एक्सेप्टेबल नहीं है, इससे ओवरकम करना पड़ेगा। बिल्कुल सर, और इसका असर दुनिया पर तो पड़ता ही है। इकोनॉमी की आप बात कर रहे हैं, नुकसान भी होता है, लेकिन पहले लग रहा था दोनों ही देशों की तरफ से कोशिश की जा रही है कि बातचीत हो जाए, लेकिन अब जो बयान आ रहे हैं और जो तस्वीरें, उससे तो ऐसा ही लग रहा है कि एक बार फिर से तनाव बढ़ गया है।